हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन पेपर वन एंड ऑल्सो फिर पेपर टू, दैट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज़ EIA। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे EIA के, कि व्हाट इज़ EIA एंड व्हाट आर इट्स नोटिफिकेशन एंड दे आर चेंजिंग सो फार ईयर बाय ईयर। सो स्टार्ट करते हैं EIA को। तो EIA जो है ना, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और वो क्या इवैल्यूएट करता है, वो इवैल्यूएट करता है दैट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट बिफोर इट बिगिन। कोई भी जो प्रोजेक्ट लगने वाला होता है या कोई भी प्रोजेक्ट, जब प्लांट कोई भी सेटअप होने वाला होता है, इट कुड बी थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग प्रोजेक्ट, डैम हो सकता है। सो जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्लांट सेटअप होने वाला होता है ना, सो उस प्रोजेक्ट के या उस प्लांट के या उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के क्या-क्या एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, उस एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट को पोटेंशियल क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या हो जाएँगे और क्या-क्या पोटेंशियल क्या-क्या मतलब प्रोबेबिलिटीज़ किस-किस के होने की है। सो वो सब एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट को जो सिस्टमैटिकली एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, तो उस ही प्रोसेस को बोला जाता है EIA। सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट EIA। अब EIA के ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया। देयर आर सेवरल स्टेप्स एंड देयर इज़ EC, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, विच शुड बी गिवन। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अभी ये देख लीजिए कि EIA ये होता है। अब एक नोटिफिकेशन आया था 1994 में, जिसमें बताया गया था कि environmental clearance is mandatory for all new project, like modernization, expansion of existing project covering 29 disciplines mentioned in Schedule 1, that is costing above 50 crore, revised later to 100 crore. So these include hydro, major irrigation, flood control project. If a project is of the following type, MOFCC is to be consulted even before starting investigation. अच्छा, ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सभी प्रोजेक्ट के लिए ना मैंडेटरी कर दिया गया था। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज़ व्हाट, कि हाँ, अभी इस प्रोजेक्ट का EIA हो गया है, EIA के पैरामीटर्स पे ये टिक है, लाइक राइट, खरा उतरा है और इट इज़ लाइक ओके ऑन EIA पैरामीटर, तो ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाना चाहिए। सो दैट इज़ सो EC जो है वो सभी नए प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। 1994 का जो भी आपका नोटिफिकेशन आया था, सो इसमें क्या बोला गया है ना, इसमें बोला गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं मॉडर्नाइजेशन के या एक्सपेंशन के, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना है, मॉडर्नाइजेशन के जो भी प्रोजेक्ट हैं, एंड दैट कवर 29 डिसिप्लिन्स, 29 सब्जेक्ट, दैट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। सो बोला गया है जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी कॉस्ट 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसको रिवाइज करके फिर 100 करोड़ कर दिया गया। सो उनके लिए EC जो है वो मैंडेटरी है। अब थोड़ा सा EC के बारे में जान लेते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है। ये एक ऑफिशियल अप्रूवल है बेसिकली, या मतलब आप ये समझो कि गवर्नमेंट से परमिशन जब दे दी जाती है ना, सो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में दी जाती है, दैट इज़ EC। सो जब गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको EC बोला जाता है, दैट इज़ क्लियरेंस। अब क्लियर है ना? सो ट्राइट टिक। सो दैट इज़ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए दैट इज़ लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, तो जिसका EIA हो चुका है, फिर जब उसको EIA कंप्लीट होके उसको ऑफिशियल अप्रूवल या परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के लिए, तो उसको EC बोला जाता है। सो EC जो है मैंडेटरी कर दिया गया था जिनके इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनकी कॉस्ट 50 करोड़ से ज़्यादा थी। लेटर ऑन इसको रिवाइज किया गया जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा है उन सब के लिए। सो ये जो भी प्रोजेक्ट है इसमें आते हैं हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट, बड़े इरिगेशन के प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है इन सभी कैटेगरी में आता है, जैसे माइनिंग में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, पिट हेड थर्मल पावर स्टेशन, सो ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं, सभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता ही है, तो इनका EIA इनके लिए EC लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं क्योंकि बड़ा एक तरीके से इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है इन टर्म्स ऑफ, और इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म होता है, और यू कैन से कि रॉ मटेरियल और लैंड यूसेज भी ज़्यादा होता है तो उस टर्म्स में। तो जैसे कि हाइड्रो पावर, मेजर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है ना? इसके अलावा पोर्ट एंड हार्बर्स जो भी बंदरगाह हैं, सो एक्सक्लूडिंग माइनर जो पोर्ट्स हैं उनको छोड़ के बड़े जो पोर्ट्स हैं और हार्बर्स हैं जहाँ पे शिप्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं आके चीज़ों को। इसके अलावा रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेस बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी,
दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई MOEF हैविंग 20 to 15 एक्सपर्ट। अब ये भी जो भी प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स है, इनके लिए ईसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था। सो ये भी जो प्रोजेक्ट हैं, इनका जब भी रिपोर्ट तैयार होती है तो उस रिपोर्ट को असिस्ट करता है, उसको चेक जो करता है वो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी चेक करती है। और वो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा बनाई गई होती है, कॉन्स्टिट्यूट की गई होती है, जिसमें 12 to 15 उस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। एंड क्लियरेंस इज टू बी अकॉर्डिंग विद पीरियड ऑफ 90 days। विद इन द पीरियड ऑफ 90 days उसको एक्सेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और इसी मिल जाता है अगर उन्हें लगता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करना चाहिए। इसके अलावा कमेंट ऑफ पब्लिक सोलिसिटेड, पब्लिक जो वहाँ की है उसके कमेंट भी लिए जाते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रोजेक्ट से, आपके क्या कमेंट से, शुड इट बी इस्टेब्लिश्ड और नॉट। और क्लियरेंस वैलिड अप टू 5 years, और जब क्लियरेंस मिल जाता है तो 5 साल तक लगभग वैलिड रहता है। हर नोटिफिकेशन में, ईच नोटिफिकेशन रूल हैज सेवरल शेड्यूल इन विच वी जनरली लिस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट AIA कमेटी। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अब ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं है 1994 में आया और ख़त्म, नहीं। इसके बाद ये अमेंड हुआ, इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए। जैसे 1994 में क्या किया, इसी को मैंडेटरी कर दिया गया। सो ये मेजर चेंज था इसमें, है ना। इसके बाद इसको अपडेट किया गया 1997 में, 2006 में, 2014 में, 15 में, 16 में, और अभी इसको लेटेस्ट जो इसको रिवाइज किया गया वो 2020 में इसको रिवाइज किया गया। सो अगर हम 2006 का नोटिफिकेशन देखें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, 2006 का नोटिफिकेशन क्या कहता है कि इट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट बाय कैटेगराइज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनटू 2 कैटेगरी। तो 2006 में जो नोटिफिकेशन आया ना, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी ईसी दिया जाएगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब दिया जाएगा, सो उसको 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया, डिसेंट्रलाइज हो गया, उसको 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो प्रोजेक्ट कैटेगरी हुआ ए और एक प्रोजेक्ट कैटेगरी हुई बी। प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में आते हैं आपके नेशनल लेवल अप्रेजल, यानी कि नेशनल लेवल प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में बेसिकली आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। और नेशनल लेवल एक तरीके से अप्रेजल कमेटी से आपको परमिशन लेनी होगी। जबकि कैटेगरी बी में जो है वो थोड़ा कम, यू कैन से जिनका कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, या छोटे जो प्रोजेक्ट होंगे जो कि कैटेगरी ए में होंगे उससे छोटे प्रोजेक्ट होंगे, वो कैटेगरी बी में आ जाएंगे। तो उनके लिए स्टेट लेवल गवर्नमेंट से स्टेट लेवल अप्रेजल लेना होगा। सो अगर हम देखें कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट आते हैं, कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट आते हैं आर अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल। सो सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट से ए में, वो ये आता है कि इनका जो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रेजल लेना पड़ेगा, वो नेशनल लेवल से लेना होगा। नेशनल लेवल से कौन देगा, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी यानी IAA। ये एसेस करेगी और ग्रांट देगी, परमिशन ग्रांट करेगी। एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। सो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जिसमें हमने पढ़ा था ऊपर की 12 to 15 क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, देयर सिट सेवरल एक्सपर्ट हु गेव द परमिशन या EC आफ्टर एक्सेसिंग और आफ्टर चेकिंग। सो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो कि नेशनल लेवल पे होंगी, नेशनल लेवल बॉडीज होंगी। सो ये कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट को क्या देंगी, परमिशन देंगी। इसके अलावा अगर हम देखें स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, सो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बट ऑन स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA, और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर गिविंग क्लियरेंस फॉर कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। तो कैटेगरी बी के लिए ये जो बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सो कैटेगरी ए की अगर हम बात करें, कैटेगरी ए की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स सी इट। कैटेगरी ए की अगर हम बात करें, सो दे रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो क्योंकि कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट आते हैं, जो कैटेगरी ए के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट होंगे, दे आर लाइकली टू हैव मोर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, है ना। सो इसके लिए हमें हायर लेवल की स्क्रूनिटी चाहिए होगी। सो ये प्रोजेक्ट जो है
दे अंडरगो अ मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ही है। तो इनके लिए तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है, जो कि नेशनल लेवल बॉडी देगी, जो हमने ऊपर बात की है ना। सो दस दे डू नॉट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होती, सीधा मतलब इनका है कि ईआईए होना ही है ना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमें चाहिए ही चाहिए। सो इसलिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि ईआईए की ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट को कि नहीं है। अब क्योंकि इसमें मैंडेटरी है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो ईआईए भी मैंडेटरी होगा, है ना। तो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट के लिए जो है ईआईए मैंडेटरी है, तो स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए दे डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। फिर कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, सो दे अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस। कैटेगरी बी में वो प्रोजेक्ट आते हैं जिनका ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें दे अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जैसे कि कैटेगरी बी वन प्रोजेक्ट जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ईआईए की, स्क्रीनिंग हुई है तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे निकलेंगे ना जिनके लिए तो ईआईए ज़रूरत होगी, है ना। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होंगे जिनका ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है नहीं, तो उसके लिए कॉस्ट और टाइम क्यों इन्वेस्ट करना ईआईए में। सो कैटेगरी बी में, बी टू में वो प्रोजेक्ट आएंगे जिनके लिए ईआईए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So these fall under category B project, that is category B1, category B2. Okay, so this is it in the category A, category B project. So अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट हैं, कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत होती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की। सो कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट आएंगे एक बार उनको देख लेते हैं, उनको सेग्रीगेट कर देते हैं हम। तो दे रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, एंड दे रिक्वायर ऑब्वियसली ईसी ऑल्सो, क्योंकि ईआईए होगा तो फिर ईसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो इसमें हमारे पास हैवी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं। सो हम बात करते हैं कैटेगरी ए प्रोजेक्ट की। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। दैट इज़ माइनिंग प्रोजेक्ट, जब हम खुदाई करते हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कोयले की, आयरन की या अदर जो मिनरल्स हैं उनके जो एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट है, माइनिंग प्रोजेक्ट, वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में आएंगे। सेकेंड थिंग फिर आती है हमारे पास, सेकंड थिंग हमारे पास आती है थर्मल पावर प्लांट जो भी हैं। तो जैसे कि जिनकी कैपेसिटी हायर कैपेसिटी है, लगभग लगभग 500 मेगावाट से ज़्यादा, जो कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल पावर प्लांट, उनके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो कैटेगरी ए में आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, या फिर एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, तो उनके लिए हमें ईआईए की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, सो जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, सो उनके लिए ईआईए की ज़रूरत होगी। जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या यू कैन से सीमेंट प्लांट हैं जिनकी लिमिट ज़्यादा है। सो ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस में आएंगे, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में आएंगे, और उनके लिए हमें अप्रेजल की ज़रूरत पड़ेगी, इनके लिए हमें ईआईए स्टडी की ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ कैटेगरी ए प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर आप बात करें, एग्जांपल देखें कैटेगरी बी प्रोजेक्ट की, तो कैटेगरी बी में जो प्रोजेक्ट आते हैं वो आते हैं स्मॉल स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट जिनका थ्रेशोल्ड कम है, या स्मॉल स्केल पावर प्लांट के प्रोजेक्ट जिनका थ्रेशोल्ड यू कैन से कि 500 मेगावाट से जो कम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो स्टेट स्टेट लेवल के जो भी हाईवे हैं, ये स्मॉलर इंडस्ट्रियल जो भी कंपनीज हैं, वो सब जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, या यू कैन से जो भी मॉल वगैरह अगर सेटअप कर रहे हैं, अ, कुछ फीट स्क्वायर फीट वो मॉल होते हैं, तो उनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या कोई भी रिसाइकलिंग यूनिट आप सेटअप कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सो वो सब जो भी प्रोजेक्ट है वो सब किस में आएंगे, छोटे प्रोजेक्ट, वो कैटेगरी बी में आएंगे। अब कैटेगरी बी में भी बी1 एंड बी2 है। अगर हमें लगता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या ये वर्थ इट है, तो हम या ये करेंगे, जो कि कैटेगरी बी1 के प्रोजेक्ट में होगा। अगर हमें लगता है कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा और टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होगी ईआईए में, सो हम कैटेगरी बी2 की प्रोजेक्ट में उनको डाल देते हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, जिसमें हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में हमने पढ़ा। सो इसमें हमने कैटेगरी वन नोटिफिकेशन बेसिकली इसमें हमने देखे। जब हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल क्लियर एक, एक और नोटिफिकेशन है, दैट इज़ 2020 नोटिफिकेशन, इसको भी एक बार देख लेते हैं।
इसको भी एक बार देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन 2020 का नोटिफिकेशन है, MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसका नया ड्राफ्ट रिलीज किया था मार्च 12 2020 में। एंड इसमें पब्लिक के कमेंट को भी क्या किया गया, केटर किया गया। और दिस ड्राफ्ट विल रिप्लेस द नोटिफिकेशन ऑफ, ये जो नया ड्राफ्ट आया था इसने 2006 वाला जो ये नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट था उसको रिप्लेस किया। और मिनिस्ट्री ने अराउंड अराउंड 1.7 बिलियन कमेंट उनको मिले पब्लिक से। एंड क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए भी ओपन किया हुआ था ये कमेंट के लिए, सो 1.7 बिलियन कमेंट उन्हें पब्लिक से मिले और मोस्ट ऑफ देम फाउंड द ड्राफ्ट एज unacceptable dilution of EIA framework, which attempts to promote the growth of business and corporate communities over that of human right, environment and biodiversity. So current status still unknown है अभी। एंड ये कुछ उसकी न्यूज़ की कटिंग है। इशू ऑफ कंसर्न क्या होगा, जैसे कि रेटिंग सिस्टम ऑफ SEIAA, जो हमने अभी ऊपर बात की, स्टेट लेवल कमेटी जो थी। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट बट वीकन्स द पब्लिक। Easy clearance for strategic project, reduce the time means reduce awareness, non-conformity of international framework or convention. So ये इसमें था। इसके बाद हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ईसी के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अभी के लिए हम इन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहते हैं। देन वी विल गो विद ईसी। एंड इसमें कुछ स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद हम ईसी की जो भी प्रोसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है, इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सेंसिटिव एरिया वुड रिक्वायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखो, हमने दो कैटेगरी पढ़ी, ए और बी। सो बी टू के जो प्रोजेक्ट थे उसमें EIA की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट एक और चीज़ है कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर वो किसी भी एरिया में, किसी भी ऐसे एरिया में जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल या सेंसिटिव है, मतलब वो इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट, यू कैन से बेसिकली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी जगहों पे, तो ऐसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सेंसिटिव एरिया में अगर ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सेटअप होता है ना। अब इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया कौन से हैं, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि रिलीजियस या हिस्टोरिक प्लेस, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, सीनिक एरियाज, हिल रिजॉर्ट्स, बीच रिजॉर्ट्स, कोस्टल एरियाज, estuaries, Gulf areas, biosphere reserve, national parks and sanctuary, national lakes and swamps, seismic zone, tribal settlements, area for scientific and geological interest, defense installation, border areas और airports। तो ये सब ऐसे एरियाज हैं जो कि दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे जो भी फ्लोरा है, फोना है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, या इन एरियाज़ को इम्पैक्ट करेगा। और वहाँ से बहुत सारी स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल या सेंसिटिव एरिया में सेटअप होने जा रहा है या हो रहा है, सो उस एरिया का जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है या EIA है, वो रिक्वायरमेंट उसकी होगी ही होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि वो कैटेगरी ए में आता है, बी में आता है, वो मैटर नहीं करता है। उसका EC हमें चाहिए होगा और उसके लिए EIA हमें करना ही होगा। So these are those ecologically fragile or sensitive areas. So this is it in this video. Thank you for your participation and your efforts. So thank you for listening me so patiently and thank you for your attention. If you have any query, feel free to ask me in the comment section. इस वीडियो में हमने EIA का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा और नोटिफिकेशन, हमने सेवरल नोटिफिकेशन देखे और हमने देखा कि अलग अलग नोटिफिकेशन में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। I appreciate everyone contribution in today's class and feel free to ask me anything in the comment section regarding this topic. So I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye. Take care.